नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। ताजा खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। पिछले दिनों से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कमलनाथ कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। इस बीच कमलनाथ नकुलनाथ के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कमलनाथ नकुलनाथ पहले छिंदवाड़ा से भोपाल पहुंचे, यहां स्टेट हैंगर से विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सांसद नकुलनाथ के बायो बदलने की अटकलें भी आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो उन्होंने अपने एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो अपना बायो बदला है, उसके भी बात हम आगे करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ कितने मजबूत हैं, इस ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, फिर आगे की बात हम आपसे करेंगे। कमलनाथ कितने मजबूत हैं। मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं, एमपी विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं, 1980 में छिंदवाड़ा में पहली बार सांसद बने, 9 बार छिंदवाड़ा से सांसद चुने गए। पत्नी अलकानाथ भी सांसद रही हैं। अभी बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ये नाराज क्यों चल रहे हैं, कांग्रेस से ये नाराज क्यों चल रहे हैं और ये नौबत क्यों आने वाली है। कमलनाथ राज्यसभा जाना चाहते थे, कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने अशोक सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, राज्यसभा का उम्मीदवार। कमलनाथ की नाराजगी के कारण है। कमलनाथ ने अशोक सिंह को शुभकामनाएं दी, यानी कि राज्यसभा का टिकट इन्हें नहीं मिला तो इन्हें जो है, इनका अगला कदम, इनकी नाराजगी जाहिर हुई। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इस लिहाज से छिंदवाड़ा अहम था, क्योंकि कांग्रेस के पास वही छिंदवाड़ा की एक सीट थी जो कि लोकसभा 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में वो विजयी हुए थे। 29 सीटों में से एक सीट कांग्रेस को मिली थी, वो छिंदवाड़ा की सीट थी। नकुलनाथ वहां से विजयी हुए थे। तो कुल मिलाकर के आपको और जो 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें सातों की सातों सीटें विधानसभा की उसमें इन्होंने जीती हैं। जो चुनारदेव, चौरई, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा, पाढुरना, परसिया, सौसर, ये जो 7 विधानसभा सीटें थीं, ये सभी जो है, ये सभी सीटें विधानसभा की भी विजयी हुए थे। यानी कि अगर ये बीजेपी के साथ मिल जाते हैं कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ, तो स्थितियां कुछ अलग ही होंगी। यानी कि यह जो एक सीट इनके पास, कांग्रेस के पास सीट तो लोकसभा की, वो इधर जाती दिख रही है। अब आइए दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों का खंडन किया है और कहा है कि मेरी कल रात कमलनाथ से बात हुई, वो छिंदवाड़ा में है। जिस आदमी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ शुरू की थी, उस आदमी से हम कैसे उम्मीद करें कि वो इंदिरा जी के परिवार को छोड़कर जाएंगे। हमें तो ये उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। सुनिए दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा। पलायन, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। ऐसा है, इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें 90 करोड़ मतदाता है। वो अपने मन से ही निर्णय करेंगे ना। और क्या कहते,
ये थे दिग्विजय सिंह, जो कह रहे हैं कि सनसनी बनाने के लिए कुछ तो चाहिए। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में हैं, लेकिन अब जो कमलनाथ दिल्ली की तरफ रवाना हो गए हैं। वीडी शर्मा के बयान के बाद बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर शुक्रवार को बड़ा बयान दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि कमलनाथ और नकुलनाथ अगर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। सुनिए वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा, उनकी बातों से क्या लगता है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में फिर मैं यही कहता हूं कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है, भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए, और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में पीड़ा है तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। तो उनका स्वागत है। अगर उनके मन में पीड़ा है तो उनका स्वागत है। छिंदवाड़ा से भोपाल रवाना होने से पहले कमलनाथ ने उमरेठ में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा के लिए, अब यही कहूंगा कि हम अंतिम सांस तक मिलकर रहेंगे, विकास की एक नई यात्रा शुरू करेंगे, आपका प्यार और विश्वास हमेशा मिलता रहे। नकुलनाथ ने शनिवार को छिंदवाड़ा के उमरेठ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांगे, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया। सुनिए दोनों का क्या कहना है, सुनिए। मुझे सबसे बड़ी चुनौती नौजवानों की भविष्य की है। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। हमने कृषि क्षेत्र में, मुझे याद है, कोई सिंचाई सुविधा मोखेड़ में नहीं थी। मैं मोखेड़ गया था उस दिन, कोई तालाब नहीं था। कितने तालाब थे, कितनी सिंचाई सुविधा थी। और आज मुझे याद है जब मैं सोयाबीन की बात करता था 80 में, मेरे ऊपर किसान हंसते थे कि ये सोयाबीन क्या चीज है, पर सोयाबीन एक क्रांति लाई। उसके बाद मैंने कहा मक्का, अब सबसे बड़ा जिला मक्का का हमारा छिंदवाड़ा जिला है। इससे हमारे किसानों की आर्थिक मजबूती। मैंने 80,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। पहली किस्त थी जब मैं मुख्यमंत्री था, दूसरी किस्त चालू करी थी जब अपनी सरकार ने गई। तो ये पूरा इतिहास अब सबके सामने, जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने भी पुराना छिंदवाड़ा देखा है। नौजवानों को पता नहीं वो पुराना छिंदवाड़ा के बारे में। हम यहां से नागपुर जाते थे, जवानी समर्पित कर दी। मेरी आखिरी सांस तक मैं छिंदवाड़ा के नए विकास के लिए प्रयास करता रहूंगा। आप सब का दिया हुआ प्यार और विश्वास मुझे बल और शक्ति देता है, और वही प्यार और विश्वास मुझे मेरी आखिरी सांस तक मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, इंजेक्शन की कमी नहीं थी। हमने तो बल्कि आसपास के जिलों को ऑक्सीजन और इंजेक्शन सप्लाई किया। हमने नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा से हमने इन जगह पर ऑक्सीजन और इंजेक्शन भेजे। साथियों, 44 साल कमलनाथ जी ने अपनी जवानी छिंदवाड़ा की जनता को समर्पित किया, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद कमलनाथ जी को दिया, और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार और वही आशीर्वाद मुझे भी देंगे कि मैं दोबारा छिंदवाड़ा को विकास की उस दिशा में ले जाऊं जो कमलनाथ जी ने भी आज तक नहीं किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कमलनाथ के खास माने जाने वाले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कांग्रेस का लोगो हटा दिया है। पहले कांग्रेस के पंजे के चिन्ह के साथ
उनकी फोटो थी, लेकिन अब किसी भी पार्टी का लोगो नहीं है। हम चाहते हैं कि वो तस्वीरें दिखाई जाए जो कुछ देर पहले दिखाई जा रही थी। वो एक्स पर ये सज्जन सिंह वर्मा की तस्वीरें हैं। ये सज्जन सिंह वर्मा की तस्वीरें जो पहले कांग्रेस का लोगो था, अब वो चिन्ह नहीं है, वो लोगो नहीं है। ये बहुत कुछ कह रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, क्योंकि अब लगभग ये जो हम एक एक करके आपको बातें बता रहे थे, ये सारे बातें संकेत करते हैं कि ये कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने पाला बदला है और हो सकता है कि बीजेपी आज ज्वाइन कर लें, और इसी के लिए शायद वो दिल्ली की ओर रुख किए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या हो सकता है कि कमलनाथ अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो कांग्रेस का क्या होगा यहां मध्य प्रदेश में। क्या कितना बड़ा झटका होगा ये, क्या संभल पाएगी? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस यहां पर संभल पाएगी या नहीं संभल पाएगी? क्या स्थितियां होंगी? बीजेपी कितनी मजबूत होगी? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बीजेपी प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार सत्यम शर्मा, संवाददाता भोपाल, हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम अगर जो रुख करें तो हम रुख करेंगे अपने संवाददाता सत्यम शर्मा के पास, और जल्दी से हम आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में ये नया एक चमत्कार होने वाला है। एक तरह से कहा जा सकता है कि एक नई सरगर्मी आने वाली है। क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में हो रहा है, जल्दी से बताइए। हमारे मेहमान भी बड़ी देर से जुड़े हुए हैं, इनसे भी चर्चा करनी है। जल्दी से सत्यम शर्मा। बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए अगर इसे राजनीतिक गलियारे में उठापटक कहे तो ज्यादा अच्छा है, और बीजेपी की स्ट्रेटजी कहें तो ज्यादा अच्छा है। कमलनाथ भोपाल से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं, और ऐसे में बड़ी अटकलें लगाई जा रही है कि कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ 12 विधायक और एक मेयर भी कहीं न कहीं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जब शारदा सोलंकी जो मुरैना की मेयर है उनसे बात की गई है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कमलनाथ ही जाने कमलनाथ जी को क्या करना है। तो इस पर 2 फरवरी को जो है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने गई थी। साफ तौर पर संदेश दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ के साथ 10-12 विधायक भी मिल सकते हैं। सज्जन सिंह वर्मा भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं अपनी जो कांग्रेस की प्रोफाइल थी वो हटा दी है, नकुलनाथ ने कांग्रेस की प्रोफाइल हटा दी है। तो ये स्ट्रेटजिक जो अपना रही है बीजेपी, कहीं ना कहीं इसकी ओर बढ़ रही है। और लगातार देखिए 3 बजे कमलनाथ का वहां दिल्ली पहुंचने का था, 3:30 बजे कहीं ना कहीं वो दिल्ली पहुंचेंगे, और वहीं वहां पर हो सकता है आज कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ कई विधायक बीजेपी की सदस्यता ले ले, और ऐसी अटकलें बड़ी तेजी से लगाई जा रही है। हालांकि दिग्विजय सिंह जो हर बार से कहते आए थे, जब सिंधिया भी ज्वाइन कर रहे थे तभी दिग्विजय सिंह ने कहा था कि सिंधिया कभी भी बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकते। उसी तरह से आज फिर से उन्होंने कहा है कि कमलनाथ कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इंदिरा गांधी परिवार से गहरा रिश्ता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो छिंदवाड़ा में है। तो और लेकिन जब उन्होंने ये बात कही थी तो छिंदवाड़ा में ही थे, वो बात सही है कि वो छिंदवाड़ा से भोपाल आए हैं, भोपाल से वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो कल रात में जब उनकी बात हुई थी, 10-11 बजे रात की बात कर रहे हैं, इससे पहले देखिए कमलनाथ जब वहां गए हैं, अपने इलाकों में गए हैं, अमरवाड़ा में गए थे, संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं को, तब भी उन्होंने लोकसभा के लिए वोट मांगे, लेकिन उसमें उन्होंने किसी भी पार्टी का जिक्र नहीं किया है। ये सारी चीजें और ये सारे भी एम्बियंस हम अपने दर्शकों को सुनवा चुके हैं, और दिग्विजय सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको भी हम सुनवा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखिएगा, आप नजर बनाए रखिए कि क्या और गड़बड़ियां और हो रही हैं, क्या कुछ सरगर्मी यहां पर राजनीतिक हलचल वहां पर चल रही है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ देर तक बने रहिए। हमारे साथ जो मेहमान है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बीजेपी प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। अब हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुभकामनाएं देंगे कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी। एक बड़ा धमाका बीजेपी कर रही है, तो आपको शुभकामनाएं हम देते हैं। क्या कहेंगे? कमलनाथ जी आपकी तरफ आ रहे हैं। देखिए देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही एजेंडा रहा है कि जो भी राष्ट्रवाद को लेके चलने वाला है, जो सनातन के साथ चलने वाला है, जो हिंदुत्व को लेके चलने वाला है, तो उसके लिए बीजेपी के दरवाजे हरदम खुले हैं। जब से राम लला का कांग्रेस ने खुल के विरोध शुरू किया है, तब से पूरा सनातन, पूरा देश, पूरा हिंदू
इनसे अलग होना चाह रहा है, इसके साथ कोई नहीं रहना चाह रहा। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने पूरी अपनी जिंदगी कांग्रेस में निकाल दी, मगर वो भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि हम राम के वंशज हैं। हम इस हिंदुस्तान में हर आदमी हिंदू है, पूजा पद्धति अलग हो सकती मगर हिंदू सबका है। तो वो लोग किस तरह से इस बात को बर्दाश्त कर लेंगे कि रामलला का कांग्रेस विरोध करे। तो इन्हीं बात लेके आज पूरी कांग्रेस टूटती जा रही है, एक एक करके इनके विकेट गिरते जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में रहकर रामलला का साथ कोई विरोध नहीं करेगा। आप देखिए इस्लामिक राम मंदिर बन गया, तो हमारे हिंदुस्तान में रहकर कांग्रेस राम विरोध कर रही है। तो सनातनी और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुत्व को मानने वाले ये कभी भी कैप्टन साहब आप ये बात मान रहे हैं, आपकी बातों से लग रहा है कि ये राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा थी उसका बहिष्कार करने से नाराज हुए हैं, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं कि राज्यसभा का टिकट न मिलने के कारण ऐसी बातें हुई है। तो चलिए पूछ लेते हैं, हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जी हैं, कि आखिर नाराजगी का कारण क्या था और क्या अभी कांग्रेस को लग रहा है कि वो अभी कांग्रेस में ही रहेंगे, बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे? चौहान साहब देखिए देवेंद्र जी, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, कमलनाथ जी एक मजबूत विचारधारा के व्यक्ति हैं और कमलनाथ जी ने कांग्रेस और गांधी परिवार के साथ देश के लिए बहुत सारे संघर्ष और योगदान दिया है। इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं, इंडियन डेमोक्रेसी में कमलनाथ जी ने बहुत संघर्ष किया। डेमोक्रेसी को हमेशा अच्छा रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, साफ रखने के लिए, धार्मिक उन्माद और ध्रुवीकरण का जो ये नाम ले रहे हैं, इस तरह की बातों में कमलनाथ जी कभी नहीं आए। इसलिए मैं तो ये नहीं मानता कि वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति ईडी, आईटी, सीबीआई आदि के माध्यम से कर रही है, जिसका हम कई उदाहरण देख पा रहे हैं कि अजीत पवार जी के खिलाफ 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं महाराष्ट्र की जमीन पर कि 10,000 करोड़ का घोटालेबाज है अजीत पवार, और उसको ये मोदी की गारंटी है नहीं बख्शा जाएगा, और उसके बाद अजीत पवार जी उनकी गोद में बैठ जाते हैं। उसके बाद अजीत पवार जी से ज्यादा ईमानदार और नेक कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं बचता है, सबसे नेक और ईमानदार हो जाते हैं वो। इसी तरह का उदाहरण हमने हिमंता बिस्वा शर्मा के मामले में भी देखा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी में जो लोगों का व्यापार है, जिनका कुछ काम है, या जिन किसी प्रकार से भी धमकाकर, चमकाकर, प्रलोभन देकर ये बहुत सारा खेल करते आए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है देवेंद्र जी कि आप अभी बीडी शर्मा जी का बयान दिखाए, यहां भाजपा के विद्वान प्रवक्ता बोल रहे थे, तो आप देखिए कि ये महंगाई की बात नहीं करते, ये रोजगार या शिक्षा की बात नहीं करते, देश भूखमरी में 35वें से 115वें पे चला गया इंडेक्स में, उसकी बात नहीं करेंगे ये। इनको जब बात करनी है तो सिर्फ राम लला या धार्मिक ध्रुवीकरण या इन मुद्दों पे बात करके मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव तक खासकर ये मुहिम जारी रहेगी। पर महत्वपूर्ण बात यह है देवेंद्र जी कि कांग्रेस ने कहीं भी मंदिर निर्माण को बहिष्कार नहीं किया या रामलला की स्थापना का बहिष्कार नहीं किया। हमारे केंद्रीय 3 बड़े लीडर्स ने कहा कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि भाजपा उसको एक प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनाकर कर रही है, जबकि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ट्रस्ट द्वारा निर्माण होना था। उस ट्रस्ट का सचिव जो है वो कहता है, मंगत राय, चंपत राय जो भी हैं, माफी चाहूंगा मैं उनका नाम अच्छे से नहीं जानता, वो कहते हैं कि मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। पता नहीं राम के श्रेष्ठ है बोलने वाले थे वो, कोई उनको पीछे से रोक दिया होगा, साहब इतना मत बोलो नहीं तो धाराशायी हो जाएंगे। तो इस तरह की चाटुकारिता जब देश में इस चरम पर हो कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा हो, पूरे देश में हिंसक वातावरण बनाया जा रहा हो, तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस के सभी नेताओं को हम छूट दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं नेताओं को, जो इसमें शामिल होना चाहता है वो हो। हम उनकी बताई तिथि पर नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे, पहले जाएंगे, जब भी जाएंगे, पर हम उनके इस आमंत्रण को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मानते हैं। तो ये सिर्फ कांग्रेस नेताओं ने नहीं कहा, हमारे महान, हमारे धर्म के ध्वजवाहक शंकराचार्यों ने भी कहा कि ये धर्म विरुद्ध हो रहा है, ये राजनीतिक एक प्रोग्राम बनकर रह गया है।
तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सनातन विरोधी हैं। और अगर शंकराचार्य सनातन विरोधी हैं तो मेरे को लगता है कि मोदी जी या यहाँ बैठे भदौरिया साहब सिर्फ सनातन के ध्वजवाहक हैं या शंकराचार्य से बड़े हैं, तो कल ये शंकर से भी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि शंकराचार्यों से हम लोगों ने पढ़ा है कि वो शंकर के समान है। तो राम और शिव से भी बड़े हो सकते हैं, पर वो हमारे आराध्य हैं, हम उनको राजनीति का विषय नहीं बनाते। चलिए, आज भारतीय जनता पार्टी में देश में जिस तरह से दूषित राजनीति प्रारंभ की है वो बहुत दुखद है। ठीक है जी चौहान साहब, लेकिन कारण समझ में नहीं आया कि क्या नकुलनाथ और कमलनाथ अगर जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या राज्यसभा सदस्य के टिकट नहीं दिए गए इस कारण, या कोई और कारण हो सकता है? देखिए, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है जी, और भविष्य में ऐसा हो सकता है तो उसका क्या कारण हो सकता है, या भविष्य में ऐसा हुआ तो क्या कारण है। मैं समझता हूं कि भविष्य के इस आधार पर किसी प्रश्न का जवाब देना या कोई प्रश्न इस तरह का मुझे समझ में नहीं आता कि इस पर कोई बात होनी चाहिए या इस पर मैं कोई जवाब दूं ये न्याय संगत होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन एक बात मैं जरूर कह रहा हूं बार बार कि कोई भी विपक्ष का नेता, बड़ा नेता जिसने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हो, अदानी पर सवाल उठाए हो, वह व्यक्ति ईडी, आईटी, सीबीआई की चपेट के बिना नहीं बचा है। सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है साहब, समूचे विपक्ष की बात कर रहा हूं। और जब वो भारतीय जनता पार्टी में इस दमनकारी नीति के बाद चला जाता है तो फिर वो पाक साफ हो जाता है। ये भाजपा का एजेंडा चल रहा है और भाजपा का एक भी नेता आप नहीं बता सकते जिस पर कार्रवाई चलती भी रही हो तो चल रही हो, वो प्रोसेस बंद हो जाता है तत्काल जैसे ही भाजपा ज्वाइन करता है। चलिए, तो आज लोकतंत्र खतरे में है साहब, और पूरे देश को, आपके विद्वान दर्शकों को भी मैं आह्वान करूंगा इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और सच्चे सनातन को बचाने के लिए, छद्म राष्ट्रवाद और छद्म हिंदूवाद से निपटने के लिए सबको आगे आना होगा और इस आम चुनाव में बढ़कर वोटिंग करनी होगी। ठीक है। हमारे साथ रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे क्षमा चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए, और कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए क्योंकि हम रमेश शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे, बड़ी देर से हमारे साथ हैं, अभी एक बार भी वहां नहीं जा पाए। जी जल्दी से कैप्टन साहब। देवेंद्र जी, मैं चौहान साहब से जानना चाहूंगा, आप बुद्धिजीवी हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, इसमें हमें कोई शक नहीं है, मगर मैं आपसे जानना चाहूंगी ईडी और सीबीआई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वड्रा को भी बुला चुकी है, उनसे भी, तो ये बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं? आप थोड़ा इस पे भी प्रकाश डाल दें तो अच्छा होगा। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, साधुवाद आपको भदौरिया साहब, बस 10 सेकंड में जवाब दूंगा। जी। महात्मा गांधी को भी उस समय के अंग्रेजी शासन ने बुलाया था और पंडित नेहरू को भी 15 साल जेल में बिताने के बाद भी नो झुके थे वो ब्लड है उसमें, और वो ब्लड हम में भी है साहब। जेल में डाल दीजिए, बुलवाइए बस मत, 20 साल जेल में सड़ जाएंगे, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ते रहेंगे। कुछ कायर होंगे जो चले जाते होंगे साहब, सच्चा कांग्रेसी अंग्रेजों से नहीं डरा, तोप के गोलों से नहीं डरा, तो आपकी ईडी, आईटी और सीबीआई से क्या डरेगा? करवा लीजिए जांच। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में ईडी घूमी जब तक सरकार थी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जो सच्चा कांग्रेसी है। ठीक है। रमेश शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि ये जो राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं मध्य प्रदेश के, एक कांग्रेस का बड़ा नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाला है, ऐसे में कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या हो जाएगी जबकि लोकसभा चुनाव आगे है? देखिए, मोटे तौर पर ये चर्चा लगभग 1 माह से चल रही है, और 1 माह से टीवी डिबेट में भी एक प्रवक्ता ने कहा था कि कमलनाथ जी या नकुलनाथ आ सकते हैं। तो हालांकि उस वक्त भी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था, और मुझे इस पर, मेरे आकलन में मैंने उसका खंडन भी किया था कि मुझे संभावना नहीं दिखती। इसका एक कारण क्या है कि कमलनाथ जी चूंकि कांग्रेस से बहुत गहरे जुड़े रहे, इंदिरा जी उनको अपना पुत्रवत मानती थी, वो संजय गांधी जी के व्यक्तिगत मित्र थे, और जिस प्रकार संजय गांधी जी की जो कोर ग्रुप था आपातकाल में विशेषकर, उसमें कमलनाथ जी रहे हैं, और खासतौर से मीडिया देखने का उनको जिम्मेदारी थी, और उस समय जिन अखबारों पर ये माना जाता था कि ये कांग्रेस विरोधी है, तो उसके संचालक मंडल भंग करके जो दायित्व मिले थे वो कमलनाथ जी को मिले थे। और मध्य प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री बनाने में, अर्जुन सिंह जी को और दिग्विजय सिंह जी को बनाने में कमलनाथ जी का हाथ है। विधायकों का बहुमत अर्जुन सिंह जी के साथ नहीं था, मैंने रिपोर्टिंग की है उसकी, कमलनाथ जी उसमें पर्यवेक्षक के रूप में थे। तो कुल मिलाकर के एक लंबी यात्रा उनकी है, और वो अगर छोड़ करके भाजपा को ज्वाइन करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे इसमें आश्चर्य होगा, एक बात की। दूसरी बात, अब जहां तक कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जाने का है, आप अगर देखें तो इन दिनों भारत में जितने भी दल हैं
वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो समाजवादी पार्टी हो, जितने भी वो वामपंथी पार्टी हो, इन सारे दलों में लोग कांग्रेस से निकल करके ही आए हैं और उन्होंने संगठन खड़ा किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण करने वाले डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस में ही रहे हैं और 1915 में और 1921 में उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी में रखा था। तो पूना अधिवेशन में वो स्वागत अध्यक्ष थे। अम्बेडकर जी कांग्रेस में रहे हैं, अपना लोहिया जी कांग्रेस में रहे हैं, जितने भी बड़े नेता रहे हैं वो सब कांग्रेस से ही छोड़ करके दूसरी जगह गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कमलनाथ जी भी छोड़ दें तो मुझे फिर इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। तो फिर एक और बात, आज हालांकि किसी अखबार में भी छपा है कि संभवतः वो कल ज्वाइन कर सकते हैं, तो अगर कर भी ले तो एक बात ये हो सकती है, क्योंकि उनके जो मतभेद होना शुरू हुए थे, वो जो उन्होंने बागेश्वर धाम की कथा कराई थी छिंदवाड़ा में, वहां से उनके मतभेद होना शुरू हुए कांग्रेस के अंदर, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता बागेश्वर धाम के खिलाफ बोलते चले आ रहे थे, मीडिया में भी सुर्खियां आ रही थी। तो न केवल कमलनाथ जी ने, नकुलनाथ जी ने उनकी कथा कराई, बल्कि उनके आश्रम पर भी मिलने गए, वहां से जो मतभेद उनके आरंभ हुए। और अभी फिर पिछले दिनों जिस तरीके से वो लखनऊ में संत आए हैं, तो फिर खुला भाजपा ने ऑफर दिया कि जो राम के समर्थक है वो आ जाएं। तो उस स्थिति में, क्योंकि कमलनाथ जी कुछ भी हो उनका बड़ा व्यापार है, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूँ वो एक आस्थावान व्यक्ति भी, ऐसी स्थिति में वो भाजपा में आ जाएं तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक बात दूसरी, निश्चित रूप से ये जो रामलला का मंदिर बना और उसमें जो लोग नहीं गए और जिन लोगों ने उस कार्यक्रम का विरोध किया, मेरी दृष्टि में वो सनातन परंपरा के जो भी कुछ होगा तो वो उसकी जो स्थिति है। और एक और बात जरूर, यद्यपि वो मेरा विषय नहीं है, अभी कांग्रेस प्रवक्ता जी ने जो पूज्य शंकराचार्य भगवान की बातचीत की है, 1966 में गौरक्षा का आंदोलन हुआ था, उसमें चारों पीठाधीश और शंकराचार्य मौजूद, चारों शंकराचार्यों को लाठी से मारा गया और उसमें से एक शंकराचार्य निरंजन देव तीर, जो कि गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य थे, वो 72 दिन जेल में रहे हैं और 72 दिन उन्होंने अनशन किया है। एक शंकराचार्य जी को, जैन सरस्वती जी को भोजन में से उठाकर के गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिलाकर के शंकराचार्यों की दुर्गति कांग्रेस की सरकारों में ऐसी हुई है। अब वो कम से कम शंकराचार्य जी, शंकराचार्य भगवान का नाम लेकर के राजनीति ना करें। जी अनिल सिंह जी, कुछ कहना है आपको? बिल्कुल कहना है। बहुत विद्वान पत्रकार हैं रमेश शर्मा जी, बहुत विनम्रता पूर्वक मैं एक आग्रह करूंगा। 1960 में एक भूल उन्होंने बताई, कांग्रेस के 50-60 सालों की सरकार में हो सकता है कि इस तरह की कुछ छोटी मोटी भूल वहां के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने की हो। मैं नहीं समझता प्रधानमंत्री ने कहा हो कि शंकराचार्य को मारो और जेल में डाल दो, लेकिन कुछ गलतियां छोटी मोटी तो 60 सालों तक जब आप शासन में रहेंगे, रमेश शर्मा जी भी जब पत्रकारिता करते होंगे तो बहुत विद्वान है, लेकिन छोटी मोटी लेखनी में भूल होती होगी। इसके लिए उनको यह नहीं कहा जा सकता कि वो विद्वान नहीं है। उसी तरह जब सरकारें चलती है तो छोटे मोटी इस तरह की कुछ गलतियां होती होंगी और उसी का परिणाम है कि आज हम विपक्ष में बैठे हैं। तो क्या सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप राम को उंगली पर चढ़ाकर लेकर जा रहे हैं, क्या वो सनातन है? या आपको ट्रस्ट का सचिव कहता है कि आप विष्णु के अवतार हैं, ये सनातन है? और क्या शंकराचार्यों के खिलाफ एक बार कांग्रेस सरकार में कोई कार्यक्रम हो गया या उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, इसलिए शंकराचार्यों पर हम बात करने का अधिकार आज की जनरेशन खो दी? क्योंकि हम कांग्रेसी हैं इसलिए हम शंकराचार्य का सम्मान करने का अधिकार खो दिए? अगर ऐसा रमेश शर्मा जी कहते हैं तो मैं विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा चाहता हूं कि उस समय अगर कोई गलती हुई है उसका यह मतलब नहीं है कि आज शंकराचार्यों पर बात करने का हमने अधिकार खो दिया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो अभी है नरेंद्र मोदी जी, वो आसाराम बापू के साथ दिखते थे, कई मंचों को साझा करते थे। आज आसाराम बापू बलात्कार के केस में अंदर है, तो क्या नरेंद्र मोदी जी को भी हम बलात्कारी मान लें या उनको बलात्कार के केस में बात करने का अधिकार खो दिया उन्होंने, ये मान लें? तो देखिए साहब, मेरा कहना यह है कि ऐसी छोटी छोटी भूलों के लिए किसी दबाव में अगर कोई वरिष्ठ पत्रकार, विद्वान लोग सरकार से सवाल पूछ में जाकर विपक्ष से सवाल तो बहुत दुखद होता है। यह राजनीति का चौथा स्तंभ है और हम ये मानते हैं कि राजनीति के इस चौथे स्तंभ का काम सरकार पर सवाल उठाना है, सामर्थ्यवान पर सवाल उठाना है, विपक्ष के खिलाफ सवाल उठाकर पुराने इतिहास को बताकर हमें डोमिनेट करने की परंपरा शायद अच्छी परंपरा नहीं है ना लोकतंत्र के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है, हम रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है। कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। नकुलनाथ बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। बड़ी खबर आपको
बड़ी खबर बता रहे हैं कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज हैं। नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये दोनों दिल्ली पहुंचेंगे। शाम को बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। बड़ी खबर, शाम के बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। नकुलनाथ बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने पर अटकलें तेज हो गई हैं। नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज शाम को बीजेपी के बड़े नेताओं से इनकी मुलाकात हो सकती है। बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है। नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये एक बड़ी खबर आई है। ये बड़ी खबर कि कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और शाम को बीजेपी के बड़े नेताओं से इनकी मुलाकात हो सकती है और नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये बीजेपी के लिए तो बड़ी अच्छी खबर होती जा रही है और जो अटकलें हैं वो इस तरह से लगाई जा रही हैं। तो कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन अब इस नए ब्रेकिंग न्यूज के साथ आप थोड़े से और खुश हो लें और अपनी बात पूरी कर लें। निश्चित तौर पर देवेंद्र जी, अभी जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने कहा था कि कमलनाथ जी ने जब बाबा की जो भागवत अपने हाथ प्रोग्राम करवाया था तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस परेशान थी। पूरी कांग्रेस परेशान थी, क्योंकि जहां भी राम का नाम, धर्म की अगर कोई विख्याता करे, धर्म का प्रचार करे, तो कांग्रेस बिल्कुल उसको हजम उसी तरह नहीं कर पाती जैसे लंका में रावण के सामने अगर कोई राम का नाम दे दे तो उसको जो है ना मतलब ऐसे जैसे कोई भूचाल आता है, इस तरह से आ जाता था। तो लंका में भी यही हाल हुआ था कि वहां अच्छे लोग थे जो राम के अंदर अपनी आस्था रखते थे, उन्होंने लंका को छोड़ दिया था। बोले जिस लंका में राम नहीं, उस लंका में हमारा कोई काम नहीं। उसी तरह से आज कांग्रेस में वो लोग जो है ना सोचते हैं कि जहां राम के नाम को इतनी घृणा की जाती, इतनी नफरत की जाती है, वहां हम भी नहीं रहेंगे। तो उसी कड़ी में है कमलनाथ उसी टाइम से इसे नाराज चल रहे थे और कमलनाथ ने उसी टाइम स्टेप ले लिया था। और रही बात जिस शख्स ने पूरी जिंदगी अपनी उसमें लगा दी हो कांग्रेस में, और उसके लिए अगर इस तरह की बातें की जाए, उसको करा जाए कि ना राज्यसभा दी जाएगी, ना उन्हें कोई पद दिया जाएगा, तो फिर इतना तो कोई भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। रही बात बीजेपी की, बीजेपी में हर उस शख्स का बिल्कुल स्वागत है, दरवाजे खुले हैं जो सनातन को और हिंदुत्व को और राष्ट्रवाद को लेकर चलने वाला है। बिल्कुल उनके लिए दरवाजे खुले हैं, उनका स्वागत है। अगर कमलनाथ जी आ रहे हैं हमारे यहाँ राष्ट्रवाद को अपने दिमाग में लेके, तो उनका खुले मन से सभी स्वागत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत कर रही है। और अब कांग्रेस कहां जा रही है? अभी जैसे इन्होंने शंकराचार्य की बात कही, अब मैं शंकराचार्य पर ले जाना चाहूंगा, क्योंकि चौहान साहब बहुत कुछ बातें कह गए थे। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा, उनको भी बलात्कारी कह गए। इनको सोचना चाहिए कि बोलने से पहले सोचे को। एक पार्टी के नेता बाद में होंगे, पहले देश के प्रधानमंत्री है, जिसके लिए आपने इतने घटिया शब्द प्रयोग किए। अरे राहुल गांधी ने क्या किया था सुकन्या के साथ में? रिपोर्ट भी नहीं होने दी थी, सुकन्या को कहां मार के फिकवा दिया आपने तक पता नहीं है। उसका बलात्कार किया, किसको क्या आरोप लगा रहा है साहब? ये तो विद्वान दर्शक देख रहे हैं। केंद्र में यूपीए की सरकार, मैंने किसको बलात्कारी कहा या ये कहा कि क्या उनको कह दिया जाए, या आप कितने व्यक्तिगत हो रहे हैं? ये न्यूज आवर के विद्वान दर्शक देख रहे हैं, उनको विद्वान पत्रकार भी देख रहे हैं। और मैं अभी तक समझता हूं कि इनकी लेखनी में इतना अभी वजन है कि आपका कोई दबाव इनकी लेखनी को शायद ना झुका पाए। अनिल जी, चौहान साहब बात पूरी कर लेने दीजिए जी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, क्या है देवेंद्र जी, आपके चैनल पर अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री को बलात्कारी कह रहा हूं, तो मैं समझता हूं इतना झूठी बात कहने पे मुझे आपत्ति करनी पड़ेगी। दर्शक सब देख रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री बलात्कारी है। दर्शक देख रहे हैं, वो अपनी प्रधानमंत्री की गरिमा गिरा रहे हैं। बोलने को कुछ नहीं, दर्शक देख रहे हैं ना। आप लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं। खेल खत्म हो चुका है। दर्शक देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं इस बात को, दर्शक देख रहे हैं। इतनी बौखलाहट काम की नहीं है भदौरिया साहब। प्रधानमंत्री जी क्या कांग्रेस की खाते जो बीजेपी के देश के प्रधानमंत्री जिसका ध्वज पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल में फहरा रहा है, और तो और इस्लामिक कंट्री इतना बड़ा सम्मान ले रही है
तो तुच्छ कांग्रेसी जिनका कोई मॉडल नहीं है, जो धर्म विहीन है, ये क्या गिराएंगे? इनकी क्या औकात है? जिनका आज कोई वजूद नहीं बचा है, नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, तुम्हारे पास कोई विजन नहीं है, तुम क्या आपका दम और अहंकार भदौरिया साहब अपनी चरम पर है। यही अहंकार रावण में था और ये दम और अहंकार आपको आपके विद्वान दर्शक देख रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या भाषा बोलते हैं और जिन कांग्रेसियों को तुच्छ तो अंग्रेजों ने भी कहा था और बुरिया बिस्तर लपेट के चले गए थे। नाथूराम गोडसे को पूजने वालों, राम को कालनेमी और मारीच की तरह भजने वालों, हमको मत बताइए राष्ट्र क्या है, धर्म क्या है, नीति क्या है। आप नाथूराम गोडसे के अनुयायी है, महात्मा गांधी के हत्यारी विचारधारा के लोग हैं। आप हमको बताएंगे राम क्या है, कृष्ण क्या है? अरे राम के नाम पर वोट नहीं मांगा जाता साहब, राम के नाम पर राजनीति नहीं की जाती, राम के नाम पर सुशासन किया जाता है, राम की नीतियों को अपनाया जाता है। कालनेमी और मारीच की तरह राम के नाम पर छल करने वालों, नाथूराम को गोडसे को पूजने वालों, आप कांग्रेस को तुच्छ मत कहिए। कांग्रेस ही थी जिसने देश को प्रधानमंत्री बनकर बैठा है, एक राउडी देश का गृहमंत्री बनकर बैठा है। हत्यारे हैं आप, लोकतंत्र के हत्यारे हैं आप। ईडी और सीबीआई का उनके माध्यम से सरकार चलाने वाले लोग हैं आप क्या जाने कि लोकतंत्र का मूल्य क्या है, क्या तपस्या बलिदान क्या है। सिर्फ नोट की भाषा, अदानी का प्रभाव और ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं आप कांग्रेस को तुच्छ कहने की हैसियत नहीं रखते हैं। लेकिन समय की बात है साहब, धार्मिक उन्माद फैलाकर, धार्मिक आडंबर फैलाकर आप वोट की राजनीति कर लीजिए, पर ये भारत की जनता है, एक दिन जागेगी जरूर। ठीक है, रवि शर्मा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। हालांकि ये तो बातें होती रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए, अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं नकुलनाथ कमलनाथ, तो अगर जो 2019 की सीटों के लिहाज से देखा जाए तो 29 की 29 सीटें तो चली गई। जो बीजेपी का नारा था कि इस बार 29 की 29 सीटों पर हमारा कब्जा होगा, तो ये तो चुनाव से पहले ही कब्जा कर लिया इन्होंने। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो चौहान साहब का आभार व्यक्त करूंगा कि पूज्य शंकराचार्य भगवान को लेकर के जो 1966 के गौरक्षा आंदोलन में उन्होंने बिल्कुल सत्य को स्वीकार किया, और मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूँ कि कई बार लोगों से गलतियां होती हैं। और क्योंकि इंदिरा जी इससे पहले भी पूज्य करपात्री जी महाराज से मिली थी, उनको प्रणाम किया था, वो आंदोलन करपात्री जी महाराज के नेतृत्व का ही था। लेकिन जिस शालीनता के साथ चौहान साहब ने बात विषय को रखी है, निश्चित रूप से मैं इनके माता पिता को और इनके संस्कार को प्रणाम करना चाहता हूँ। ये पहली कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिन्होंने बहुत शालीनता के साथ सत्य को स्वीकार किया। मैं ये मानता हूँ कुछ गलतियां मुझसे भी जीवन में हुई होंगी, तो वो एक चैप्टर वहां पर, लेकिन वो एक बड़ा दुखद ऐसा विषय था वो, उसमें चारों पीठाधीश और शंकराचार्य भगवान के करपात्री जी महाराज के आह्वान पर वो आंदोलन हुआ था। अब वो प्रसंग चला गया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर कमलनाथ कांग्रेस में जाते हैं और वाकई वो ज्वाइन कर लेते हैं, यद्यपि मुझे विश्वास तभी होगा जब ये खबर पढ़ लूंगा। मुझे 1 महीने से ये चर्चा चल रही है, टीवी डिबेट भी चल रही है, मैं अखबार भी पढ़ रहा हूँ। आज सवेरे भी एक अखबार में मैंने पढ़ा कि 18 तारीख तक वो ज्वाइन कर लेंगे, ये तारीख तक एक समाचार पत्र में तारीख भी छपी है। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास तभी होगा जब वो ज्वाइन कर लेंगे, और अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि नकुलनाथ जो है अगला टिकट भाजपा के टिकट से छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। इस बात की संभावना है, क्योंकि ऐसे उदाहरण पूरे देश में बहुत सारे हैं कि पहले वो जिस पार्टी में थे दूसरी पार्टी में आ गए, तो फिर उनको टिकट उस पार्टी ने दिया है, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा को इससे बल मिलेगा। लेकिन एक और बात मुझे लगती है कि छिंदवाड़ा में अगर आप देखेंगे तो छिंदवाड़ा में भाजपा का भी एक अपना कैडर रहा है। उस कैडर को कमलनाथ जी ने आने से 77 के बाद जो है धीरे धीरे उस कैडर को उन्होंने थोड़ा कमजोर किया। न केवल उन्होंने कांग्रेस के कैडर को, भाजपा के कैडर को कमजोर किया, बल्कि आप देख लीजिए छिंदवाड़ा का चुनाव जो लड़ा था कमलनाथ जी ने, वो 1980 में बाहर से आकर लड़ा था। मूल निवासी छिंदवाड़ा के कमलनाथ जी नहीं। 1977 में जो एकमात्र सीट जनता पार्टी को मिली थी छिंदवाड़ा, गारवी शंकर मिश्रा उसको जीते थे, तो वो जो, लेकिन उसके बाद क्योंकि संजय गांधी जी के कारण फिर उनको यहाँ से एक सुरक्षित सीट से उनको टिकट मिला 1980 में, और तब तो विधायक सांसद बने। उसके बाद कांग्रेस का भी जो तमाम कैडर था वो कहीं ना कहीं दाएं बाएं हुआ और भाजपा में चला गया। तो हो सकता है टिकट उनको मिल जाए
लेकिन फिर भी छिंदवाड़ा में कहीं ना कहीं भाजपा के भीतर राजनीतिक कश्मकश चलेगी, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, भाजपा के अंदर राजनीतिक कश्मकश चलेगी, इस संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे कि जो नकुलनाथ और कमलनाथ का प्रभाव छिंदवाड़ा में देखा गया था और उसके बलबूते पर 7 की 7 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया था इस 2023 में, इसको लेकर के अब क्या हो सकता है कि लोकसभा चुनाव अगर जो नकुलनाथ वहां से लड़ेंगे तो हमें तो लग रहा है कि पूरी जो कांग्रेस है वो बीजेपी की तरफ आ सकती है। आपको क्या लगता है? हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं। इस समय जो छिंदवाड़ा में कांग्रेस का जो कैडर है वो बिल्कुल कमलनाथ जी का समर्थक वाला कैडर है, और जितने उनके विरोधी थे वो सब पार्टी छोड़ गए हैं। जैसे अनुसुईया उइके वहां से विधायक भी एक बार रही है, मंत्री या संसदीय सचिव कुछ रही है, लेकिन चलिए दिन छोड़ करके भाजपा ने उनके कहीं का राज्यपाल भी बनाया था। और ऐसे तमाम लोग हैं जो वहां पर, फिर से भी संघ के जमाने से वहाँ कुंवर कुबेर सिंह जी का परिवार था 77 में, पर वो शायद वहां से चुनाव भी लड़े थे। उनका लड़का नाम भूल रहा हूँ, जो पटवा जी की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर भी रहा। तो कुल मिलाकर के उस वो कैडर इनको कभी स्वीकार नहीं करेगा और एक बड़ी तगड़ी बात चलेगी। दूसरी एक बात और, मेरा अपना अनुमान, निजी अनुमान भी ये है, हो सकता है गलत हो, इसको कांग्रेस के प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता ठीक करे, कि छिंदवाड़ा में जो कांग्रेस का तो अपना एक काम है, उसका एक कारण क्या है कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये जो विदर्भ की पूरी पट्टी थी जबलपुर से लेकर के सिवनी छिंदवाड़ा, यहाँ गोलियां भी चली हैं, तो इस कारण वहां पर कांग्रेस का एक तो प्रभाव रहा है। एक बात। दूसरी बात, इस पूरी महाकौशल क्षेत्र में मिशनरी क्षेत्र का बहुत काम है, तो वो जो मिशनरी क्षेत्र का काम है, उनके आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल भी चलते हैं, वो सारे के सारे कमलनाथ जी अगर भाजपा में आ गए तो वो मिशनरी जो है का जो टीम वर्क है, उनका नेटवर्क बहुत फैला हुआ है, वो नेटवर्क भाजपा में बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में अगर कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी आ भी जाते हैं और उनको भाजपा टिकट दे भी लेती है, तो छिंदवाड़ा का चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि भाजपा का कैडर कितना स्वीकार करेगा ये भी देखना है। तो फिर प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके कांग्रेस और पूरा का पूरा मिशनरीज का कैडर उनके खिलाफ काम करेगा, तो बहुत दिलचस्प हो जाएगा अगर वो आ जाते हैं और भाजपा उनको टिकट देती है। अब देखने वाली बात, अपन को ये करीब हफ्ते 15 दिन में ये चीजें क्लियर होंगी वहां की। जी बिल्कुल। हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। जैसा कि नकुलनाथ और कमलनाथ की अटकलें हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उनके साथ साथ 12 विधायक और एक मेयर की भी बातचीत चल रही है। जैसा कि शुरुआत में ही हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक मेयर और 12 विधायक, अगर जो सज्जन सिंह वर्मा की अगर जो देखा जाए ट्विटर हैंडल अगर जो देख लिया जाए सज्जन सिंह वर्मा जी का, तो उन पे कांग्रेस का लोगो हट चुका है, और नकुलनाथ के भी ट्विटर हैंडल से, यानी कि यक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यक्स, उससे उनका लोगो कांग्रेस का हट चुका है। तो क्या मान लिया जाए कि अगर जो कुछ बड़े पेड़ गिरते हैं तो धरती हिलती है, और मध्य प्रदेश की धरती हिलेगी तो बीजेपी की झोली में ये नेता चले जाएंगे? अब देखिए देवेंद्र जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा, कौन जाएगा, कौन रुकेगा, इसलिए इस पर कहना मेरे ख्याल से सही नहीं है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और एक आइडियोलॉजी की जो लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, संघ के साथ रही है, उसमें हमेशा उन्होंने इस विचारधारा को स्वीकार किया है कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। और उन्होंने हमेशा कहा है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों और संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। आप किसी भी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, उनके भाषणों में देख लीजिए, तो मैं समझता हूं कि विचारधारा को बदलना इतना आसान नहीं होता। विद्वान पत्रकार रमेश शर्मा जी ने बहुत सारे इक्वेशन वहां के बताए, एक कैडर की लड़ाई भी उन्होंने बताई, वो अपनी जगह है ही है। लेकिन मेरा ये मानना यह है, देखिए कि मैं भी कांग्रेस की विचारधारा को लेकर आज 28-30 सालों से कांग्रेस के साथ हूं, बहुत कम उम्र से, और मेरा ये मानना है कि मैं व्यक्तिगत जब इस चीज को सोचता हूं कि क्या किसी और विचारधारा को अपनाया जा सकता है, तो मुझे कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती, वो असंभव प्रतीत होता है। तो अगर विचारधारा और सिद्धांतों की बात करें आप,
तो ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि देखिए, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, विचारधारा महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो किसी पार्टी में जाता है तो उससे विचार कुछ एक जो आगामी चुनाव है वो प्रभावित हो सकता है, 1-2 साल वो प्रभाव डाल सकता है, लेकिन जो विचारधारा की लड़ाई है वो अहम होती है। और किसी भी पार्टी की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, वो महत्वपूर्ण होती है और उसके साथ जनमत आता है। 1-2 बार उन्माद और किसी तरह से आप जाति समीकरण बिठाकर या कुछ दूसरे इक्वेशन बिठाकर उन्माद फैलाकर भी वोट ले सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसी राजनीति नहीं चलती है। लंबे समय तक राजनीति के लिए एक स्थिर विचारधारा चाहिए, जो मेरी सोच है, और उस विचारधारा के तरफ ही जनमत जाता है जो विचारधारा उसको पसंद आती है। और मैं इस चीज का भी पक्षधर हूं कि हर विचारधारा को पल्लवित होने की जगह देनी जानी चाहिए। जब संघ को प्रतिबंधित किया गया था महात्मा गांधी की हत्या के बाद, तो पंडित नेहरू ने कहा था कि नहीं भाई, इसी तरह किसी विचारधारा को किल नहीं करना चाहिए, और प्रतिबंध को हटवाया था। तो देखिए, किसी भी विचारधारा को जो किल करने का काम अभी किया जा रहा है, बहुत सारे छोटे दलों को तोड़ा जा रहा है। कभी आप देखिए राकपा टूट जाती है, कभी शिवसेना टूट जाती है। तो इस तरह से पूरे देश में जिस तरह का ये वातावरण चल रहा है, मैं समझता हूं कि आम जनता का, पत्रकारों का, राजनीतिक दलों का, सभी का यह धर्म हो जाता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अभी सबको एक होना चाहिए। सवाल यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना या तृणमूल का नहीं है। सवाल यहाँ यह है कि क्या लोकतंत्र में अब विचारधाराएं जीवित रह सकती हैं? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही एक आइडियोलॉजी अब इस देश में फल फूल सकती है? दूसरी विचारधाराओं का दमन हो जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उनकी लेखनी को खत्म कर दिया जाएगा। जैसे गौरी लंकेश और कलबुर्गी का हम उदाहरण देखते हैं, क्या उस तरह की अब राजनीति चलेगी? एक बड़ा प्रश्न है, मैं समझता हूं लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पर विचार होना भी चाहिए। एक अंतिम सवाल रमेश शर्मा जी से हम जरूर लेना चाहेंगे। रमेश शर्मा जी, जैसा कि अनिल सिंह चौहान जी ने तो ये बातें कहने से एक तरह से कन्नी काट ली किनारे की, अभी तक कुछ ये ऐसा हुआ नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते, किसी ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, और इनके लिहाज से ये सही भी है कि उस पर क्या बातें हों। जब कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आप आए हैं, तो जब तक कुछ क्लियर नहीं हो जाता आप नहीं कुछ कह सकते, लेकिन आप कह सकते हैं, आप और हम अटकलें तो लगा सकते हैं। कि वही सवाल आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि क्या वास्तव में ऐसा सत्य प्रतीत होता है कि एक बड़ा पेड़ अगर गिर रहा है तो धरती हिलेगी, और फल जो है कुछ जो है वो बीजेपी के पाले में जाएंगे, यानी कि कुछ 12 विधायकों की जहां तक बात और एक मेयर की बात चल रही है, ये लोग सभी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से अगर ये इतनी बड़ी घटना घटती है तो स्वाभाविक रूप से इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस को इससे ओवरऑल नुकसान होगा और भाजपा को इसमें फायदा होगा। तो देखिए, ठीक है, जो कमलनाथ जी की कांग्रेस में जो जड़ें हैं या जो संबंध रहे हैं, उसको देख करके उनका कांग्रेस छोड़ना आश्चर्य जैसा लगता है, क्योंकि बहुत सारी बातें सार्वजनिक तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन चाहे राजनीति में स्थान बनाने की बात हो या उनके संस्थान की प्रतिष्ठा वृद्धि की बात हो, वो सारा का सारा जो हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत सारी बातें रही हैं जो मैं खुल करके नहीं कह सकता। लेकिन वो अगर छोड़ करके चले जाते हैं तो निश्चित रूप से देखिए बहुत अंतर है ज्योतिरादित्य सिंधिया के छोड़ के जाने में और कमलनाथ जी के छोड़ के जाने में। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का पूरा परिवार उनकी अपनी पृष्ठभूमि थी, उसके कारण वो जिस राजनीतिक दल में रहेंगे उसको लाभ होगा। सिंधिया जी को ठीक है, एक पद मिल गया, एक मंत्री मिल गए, लेकिन कमलनाथ जी के साथ बिल्कुल विपरीत है। कमलनाथ जी का जो भी कद बड़ा है, प्रतिष्ठा बड़ी है, समृद्धि बड़ी है, संपन्नता बड़ी है, वो सारे के सारे उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का योगदान है। ऐसी स्थिति में अगर वो छोड़ करके जाते हैं तो वाकई एक बड़ा आश्चर्यजनक होगा, और वो चले जाते हैं और 12 विधायक चले जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से छिंदवाड़ा में तो लड़ाई तीखी होगी, लेकिन बाकी मध्य प्रदेश में इसका भाजपा को लाभ मिलेगा और कांग्रेस को इसमें नुकसान तो होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आप आए और इस चर्चा में भाग लिया। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो कमलनाथ का है उनका भरोसा अब कमल पर होने लगा है, लेकिन क्या होने वाला है ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है